शुरू करेंगे सौर मंडल। इससे पहले हम लोग क्या देख चुके हैं, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, आकाशगंगा किसे कहते हैं, है नहीं, तारों का निर्माण कैसे हुआ है, उसका विभिन्न चरण हम लोग देख चुके हैं। तो ये सब आपको सवाल कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन ये जो टॉपिक है सौर मंडल, इससे तो फिक्स सवाल रहता है। यानी ऐसे कई सारे सौर मंडल है, हमको केवल अपने सौर मंडल के बारे में पढ़ना है, यानी सूर्य के बारे में। तो ये जो सौर मंडल है इसमें कहा जाता है सूर्य एवं इसकी परिक्रमा करने वाले सभी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड इत्यादि को सम्मिलित रूप से सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल कहते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, सूर्य यानी ऐसे तो कई सारे तारे हैं। सबसे बड़ा देखिए, सबसे बड़ा होता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में कई सारे आकाशगंगा है और एक आकाशगंगा में कई सारे तारे हैं। और हमारा जो आकाशगंगा है मंदाकिनी, उसमें एक तारा है सूर्य, है कि नहीं। और सूर्य के आकर्षण के कारण जितने भी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उस सब को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, सौर मंडल। क्लियर है। ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का इसके चारों ओर घूमता है। तो इस टॉपिक में हम लोग सब देखेंगे। पहले देखेंगे सूर्य के बारे में देखेंगे, फिर ग्रह के बारे में देखेंगे, फिर क्षुद्र ग्रह के बारे में देखेंगे, धूमकेतु, इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सिंपल अगर पूछा जाए तो सौर मंडल क्या है, तो सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड जितने भी सबको क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। क्लियर इतना। इस सौर मंडल का हेड कौन होगा, सूर्य, कि उसी के आधार पे सब घूम रहा है ना, उसी गुरुत्वाकर्षण के बारे में घूम रहा है। तो सौर मंडल की ये परिभाषा है। अब आते हैं सूर्य का, पहले बेसिक कुछ जान लेते हैं। जिसे मान लीजिए सूर्य है, आपको पता है ये किस आकाशगंगा में है, सूर्य किस आकाशगंगा में है, किस आकाशगंगा में, मंदाकिनी में। और मंदाकिनी का केंद्र क्या कहलाता था, बल्ज। और इसके चारों ओर ये चक्कर लगाता है। और ये चक्कर कितने वर्ष में लगाता है, 25 करोड़ वर्ष में, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, ब्रह्मांड वर्ष। अब सोचिए किस स्पीड से लगाता होगा, 250 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी ये एक सेकेंड में 250 किलोमीटर पहुंच जाता है। सोचिए, यानी एक सेकेंड में यहाँ से पटना पहुंच जाएगा, इतना गति से चलता है। अब फिर भी लगता है इसको कितना, 25 करोड़ वर्ष। तो कितना उसका केंद्र कितना बड़ा होगा, अब ये सोचिए, समझ गए ना। मतलब अगर आप एक सेकेंड में 250 किलोमीटर जा सकते हैं, तो एक दो दिन नहीं 25 करोड़ वर्ष लग जाता है उस केंद्र के चक्कर लगाने में। तो उसका केंद्र कितना बड़ा होगा। आइए तो हम केवल एक आकाशगंगा की बात करते हैं, ऐसे खरबों आकाशगंगा है। तो इसका कोई लिमिट है क्या, कोई ब्रह्मांड का चक्कर लगा सकता है, कभी संभव नहीं है कि नहीं। सूर्य स्थिर नहीं है, सूर्य अपने अक्ष पर भी घूमता है, पूरब से पश्चिम, और ये क्या करता है, चक्कर लगाता है मंदाकिनी के केंद्र का। हाँ, जैसे मान के चलिए ऐसे, ये मंदाकिनी का केंद्र है और सूर्य इसका चक्कर लगाता है ऐसे घूमते हुए। इसके साथ ग्रह, उपग्रह ये भी इसका चक्कर लगाते, ये भी ऐसे घूमते जा रहा है सूर्य के पीछे पीछे, कि सूर्य इसको खींच रहा है ना। सब चक्कर, सब अपने अक्ष पे घूम रहा, सब चक्कर लगा रहा है। तो सूर्य जो है बल, यानी मंदाकिनी के केंद्र का चक्कर 225 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। किस स्पीड से, और सूर्य खूब किधर से किधर घूमता है, पूर्व से पश्चिम।
यानी पूरब इधर मान लेते हैं तो सूर्य का गति कैसे है, ऐसे करके अपने अक्ष पे घूमता है, पूरब से पश्चिम ऐसे घूमते जाता है, घूमते घूमते आगे बढ़ता है। तो याद रखिएगा सूर्य भी अपने अक्ष पे घूमता है और सूर्य परिक्रमा भी करता है मंदाकिनी के केंद्र का। जिस तरह हम लोग पृथ्वी है ना, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमता है पश्चिम से पूरब और इसके साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाता है। तो सेम यहाँ भी है, सूर्य क्या है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। और देखिए जब सूर्य जो घूमता है, अच्छा ये जब घूमेगा तो बीच वाला भाग का स्पीड ज़्यादा होगा कि साइड वाला भाग का ज़्यादा स्पीड होगा? कैसे? तो इसको कम दूरी तय करना पड़ता है ना। तो पृथ्वी का केंद्र का जो घूमता है ये 25 दिन में एक चक्कर लगा लेता है अपना केंद्र पे पूरब से पश्चिम, और ये वाला भाग 35 दिन में, यानी केंद्र का स्पीड ज़्यादा है। ये 25 दिन में एक चक्कर अंदर का भाग लगता है और बाहर का भाग 35 दिन में लगता है। तो यहाँ क्या क्या याद रखना है? पहला सोलर सिस्टम क्या है, सूर्य और इसकी परिक्रमा करने वाले ग्रह उपग्रह धूमकेतु सबको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? सूर्य जो है ये अपने अक्ष पर भी घूमता है पूरब से पश्चिम और साथ साथ मंदाकिनी के केंद्र का चक्कर भी लगाता है। इसके अलावा जो सूर्य का जो घूर्णन गति है अंदर में तेज है और बाहर में स्लो है। तो अंदर का जो भाग 25 दिन में एक चक्कर लगा लेता है और बाहर का भाग 35 दिन। अब ये जो इसका अंदर का तापमान ज़्यादा होगा कि बाहर का तापमान ज़्यादा होगा? अंदर का। सूर्य के जो केंद्र का तापमान होता है वो होता है 1×10⁻⁷ डिग्री सेंटीग्रेड और बाहर का जो तापमान होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? कि उसके अंदर में जो हाइड्रोजन जो हीलियम में बदल रहा है और हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है तो रिएक्शन के कारण बहुत सारा ऊर्जा निकलता है। इसका केंद्र में ज़्यादा तापमान है बाहर की तुलना में। इतना आपको फैक्चुअल चीज़ आपको इसमें याद रखना पड़ेगा, तब हम लोग सन के बारे में आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम लोग पहले सूर्य मान लेते हैं। पानी भी जल्दी सूखता नहीं, सूर्य मान लेते हैं। ठीक है, अब इस सूर्य का जो सबसे आंतरिक भाग होता है इसे हम लोग कहते हैं क्रोड। यानी आंतरिक भाग ही मतलब पृथ्वी में भी क्रोड है कि नहीं? इसके बाद इसके ऊपर का जो हिस्सा होगा जिसे हम लोग कहते हैं विकिरण क्षेत्र, और इसके ऊपर का जो हिस्सा होगा इसे हम लोग कहते हैं संवहनीय क्षेत्र, और ये जो है यह है प्रकाश मंडल। ठीक है, इसके ऊपर इसका वायुमंडल आता है, जैसे पृथ्वी का वायुमंडल है ना, इसका ये वायुमंडल है। वायुमंडल का निचला हिस्सा क्या कहलाता है? वर्णमंडल। और वायुमंडल का जो ऊपरी हिस्सा होता है ये कहलाता है कोरोना या किरीट। ऐसे समझो पहले। पृथ्वी का जो सूर्य का जो स्ट्रक्चर है, सूर्य के सबसे अंदर में कौन है? क्रोड। इसके ऊपर का भाग, इसके ऊपर का भाग और इसके ऊपर का भाग प्रकाशमंडल। तो ये पृथ्वी का वो ठोसीय रूप है उस सूर्य का। इसके बाहर ये जो आप देख रहे हैं ये वायुमंडल है। तो वायुमंडल को भी दो भाग मार दिए, वर्णमंडल और कोरोना या किरीट। ये उसका वायुमंडल है, ठीक है, जो गैसियस रूप में होता है। तो एक एक करके हम लोग इसमें नाम अंतर क्यों है, कुछ तो कारण है ना। तो सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं क्रोड यानी कोर, ये पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है। और इसी आंतरिक भाग में क्या होता है, हीलियम क्या बदल, हाइड्रोजन क्या बदल रहा है, हीलियम में बदल रहा है।
तो इस आंतरिक भाग क्रोड में हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, जिसके कारण क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा निकलता है। इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। कितना है? डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है तो ज़्यादा गर्मी हो रहा है, जिसके कारण तापमान बढ़ गया। और ये काम कहाँ होता है? क्रोड। क्रोड में बनने के बाद क्या होता है, ये आगे ये पैकेट के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है? पैकेट के रूप में। और इसे क्या कहते हैं, यानी विकिरण क्षेत्र जो है, विकिरण क्षेत्र यानी रेडिएशन जोन, इसमें क्या करता है, ये जो प्रकाश है वो किस रूप में चलता है? फोटोन के रूप में प्रकाश आगे बढ़ता है। याद है केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़े थे, प्लैंक वाला, मैक्स प्लैंक, ये बताया था प्रकाश जो आगे किस रूप में चलता है? छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है, जिसे क्या कहते थे? फोटोन। मैंने यहाँ बनने के बाद यहाँ से धीरे आगे बढ़ा, फिर यहाँ आगे जाने के बाद ये क्या करता है? फैल जाता है, यानी फैलना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? संवहनीय क्षेत्र। संवहनीय क्षेत्र यानी कन्वेक्शन जोन। फिर से समझिए, क्रोड में हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है, जिसके कारण तापमान बढ़ रहा है। फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है विकिरण क्षेत्र में, और इस क्षेत्र क्या तो वो फैलना शुरू हो जाता है ऊपर चढ़ करके, इसलिए संवहनीय क्षेत्र कहलाता है। और इसका जो प्रकाश मंडल का सबसे बाहरी क्षेत्र है, यहाँ से ये आगे बढ़ता है। यहाँ पे कोई गति ज़्यादा नहीं है, कोई ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। फिर भी इस टेम्परेचर के कारण यहाँ का तापमान कितना हो जाता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस क्षेत्र क्रोड, विकिरण और संवहनीय क्षेत्र को हम लोग सूर्य का आंतरिक भाग कहते हैं, और प्रकाश मंडल को सूर्य का बाहरी भाग, ये सूर्य का सतह कहते हैं। जिसे हम लोग कहते हैं धरती का भूपटल है, तो पृथ्वी का सूर्य का सतह क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल, जो हमें दिखाई देता है। हम किसको देखते हैं? सूर्य के प्रकाश मंडल को देखते हैं। इसके बाद यानी प्रकाश मंडल का इंग्लिश हो जाता है फोटोस्फीयर, यानी ये सूर्य का बाहरी भाग है और इसी को हम लोग देखते हैं। इसके बाद जब आते हैं तो हम इसके वायुमंडल में आते हैं, है कि नहीं? अब वायुमंडल का निचला हिस्सा क्या कहलाता है? वर्णमंडल, यानी क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर क्या है? सूर्य के वायुमंडल का निचला हिस्सा, और यहीं से सौर धब्बा, जैसे सौर ज्वाला, ये सब निकलता है। सौर ज्वाला क्या आती है हम लोग बताएंगे। और यही जब सौर ज्वाला जब आगे बढ़ता है तो कोरोना यानी क्रीट में जाकर के यहाँ एक आंधी का रूप ले लेता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सौर आंधी कहते हैं। सौर ज्वाला यहाँ होगा, सौर आंधी यहाँ होगा। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सन स्पॉट, यानी दो चीज़ और देखना है, तीन चीज। एक है सौर कलंक यानी सन स्पॉट, पर इसको देख लेते हैं। ये पांचों चीज आप समझ गए ना। ये कोरोना, अंतिम भाग कोरोना, कोरोना का नाम चलिए लिखा ही है, कोरोना ही है। यानी क्रोड में हाइड्रोजन हीलियम में बदला, यहाँ पे क्या हुआ? फोटोन रूप आगे बढ़ा और इस क्षेत्र में वो फैलना शुरू कर दिया। तो ये तीनों के आंतरिक भाग। प्रकाश मंडल हमें बाहरी से दिखाई देता है, यानी इसका सतह होता है। इसके बाद आता है वर्णमंडल, इसका वातावरण, ये क्या है? वायुमंडल का निचला हिस्सा है। और ये है कोरोना, इसका वायुमंडल का बाहरी हिस्सा। और याद रखिएगा, यही जब सूर्य ग्रहण होता है तो फिर ऊपर हल्का हल्का चमकता होता है, सूर्य दिखाई देता है, तो हमें कोरोना ही दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के समय में, और कुछ दिखाई नहीं देगा। सूर्य बाकी ये सब ढक जाता है। अब देखिए आपका सन सोलर कलर क्या है। ये जो आप देख रहे हैं प्रकाश मंडल, तो कभी मान लीजिए प्रकाश मंडल का ये क्षेत्र, यहाँ पे तापमान और ये बाकी की तुलना में कम हो गया या ठंडा पड़ गया, तो यहाँ धीरे धीरे काला काला धब्बा दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी प्रकाश मंडल के किसी भी भाग में जहाँ तापमान कम हो जाता है तो वहाँ क्या होता है? काला काला दिखाई देता है। तो इस काले को क्या कहते हैं? सौर कलंक। और इसको बनने में 11 वर्ष लगता है, और
बर्बाद होने में भी कितना समय लगता है? 11 वर्ष। यानी 11 वर्ष में बनेगा, फिर 11 वर्ष में बर्बाद होगा। इसीलिए सौर कलंक का जो पूरा जीवन काल कितने वर्ष का होता है? 22 वर्ष का। और याद रखिए, जब जब सौर कलंक बनेगा जिस क्षेत्र में, तो पृथ्वी पर आंधी तूफान आना शुरू हो जाता है बनते समय, है नहीं? तो पृथ्वी पर बहुत तेज आंधी तूफान आएगा सौर कलंक के चक्कर में, सीधा वो खींच लेता है पृथ्वी के, गुरुत्वाकर्षण बढ़ा देता है वो, सेकंड पृथ्वी का पानी हवाएं सब ऊपर उठना शुरू हो जाता है। तो सौर कलंक में पूछा गया था यूपीएससी में एक बार, सौर कलंक का जीवन काल कितना है? 22 वर्ष। कि उसको बनने में 11 वर्ष लगता है और फिर नष्ट होने में भी 11 वर्ष लगता है। ये कब होता है? ये प्रकाश मंडल में बनता है। कब? जब प्रकाश मंडल किसी भाग का तापमान कम होने लगता है तो धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है, मतलब तुलनात्मक रूप से। ऐसा नहीं है 6000 तो ठंडा माइनस में चला गया, 5000 आ जाएगा, 4500 आ जाएगा, 3000 आ जाएगा, तुलनात्मक रूप से, है कि नहीं? अब देखिए, अब जो अगला पॉइंट है वो है सौर ज्वाला। पहले यहां तक देखिए, फिर आगे बढ़ाते हैं, फिर लंबा पड़ जाएगा नहीं। ये सूर्य है और सूर्य का जो वायुमंडल का निचला सतह क्या कहलाता था? वर्ण मंडल। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस वर्ण मंडल में परमाणु इतना तेज गति से आगे बढ़ जाता है, इतना विस्फोट हो जाता है, जिसके कारण यहाँ से क्या करता है, जो इसका जो ज्वाला है, आग जो है, सूर्य के क्या कहते हैं उसको, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को क्रॉस कर जाता है। नॉर्मली तो केवल प्रकाश से आगे बढ़ता था ना, कभी कभी इतना तेज गति से परमाणु फटता है, तो इतना तेज परमाणु आगे भागता है कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, वो बाहर भाग जाता है, और बाहर भागने पूरे आकाश में फैल जाता है और रंगीन दिखने लगता है। और जब हम लोग पृथ्वी पर से उसको देखते हैं तो उत्तर में ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव पे ज़्यादा चमकेगा। क्यों? क्योंकि ये लाइट खींच लेता है अपने तरफ ना ध्रुव, ठीक है। यानी वर्णमंडल में जब परमाणु इतना तेज गति से विस्फोट हो जाता है, इसके वायुमंडल से बाहर निकल आएगा, बाहर निकल के आने के बाद ये पूरे आकाश में फैल जाता है। और ये पता, ये ध्रुव है तो ध्रुव अपनी ओर खींचता है कि ये भी क्या है, चुंबक है। और चुंबक का ध्रुव क्या है, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो जब ये प्रकाश जी इस लाइन में आता है चमक रूप पे, तो यहाँ उत्तरी ध्रुव में ये बहुत चमकने लगता है, इसको हम लोग कहते हैं अरोरा बोरियालिस। और दक्षिणी ध्रुव में इसको क्या नाम दिया जाता है, अरोरा ऑस्ट्रेलियस। फिर से समझिए, नॉर्मल कंडीशन में चल रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, इतना तेज गति से परमाणु आगे निकलता है इसके आगे वर्णमंडल से, इतना तेज गति से आगे निकलेगा कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को बाहर कर जाता है और पूरे आकाश से फैल जाता है, पूरा आकाश चमकीला नजर आता है। तो पृथ्वी में हम लोग को समझ क्यों नहीं आता है, ये सारा लाइट क्या करता है, ये ध्रुव अपनी ओर खींच लेता है। तो जो यहाँ पर होगा आसपास में, उसको पूरा आकाश रंगीन दिखाई देगा, डिजाइन फोटो की तरह दिखाई देता है, और यहाँ दिखाई देता है। तो इसको ही दिखाई देता है, तो उसको उत्तरी ध्रुव पे क्या नाम दिया गया है, अरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव पे अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ये सवाल पूछा जाता है। अब यही देखिए, इसके बाहर का जो हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा था, कोरोना। तो यही सौर ज्वाला जब आगे बढ़ता है यहाँ से, इस एरिया में बहुत तेज इसका गति और तेज हो जाता है, तो इसलिए और तेज हो जाएगा। तो इस एरिया को हम लोग क्या नाम देते हैं, सौर आंधी, यानी आग का आंधी आएगा, यानी सन स्टॉर्म। यानी वही सौर ज्वाला जब वायुमंडल होते कोरोना में पहुंचता है, तो वहाँ में बहुत तेज गति से आंधी की तरह निकलने लगता है, यानी आग का आंधी आएगा, जिसे कहते हैं सौर आंधी, सन स्टॉर्म, ठीक है। तो सौर ज्वाला ही जब आगे बढ़ता है, तो गति बढ़ते जाता है, तो सौर ज्वाला को हम लोग सौर आंधी भी कहते हैं। ये इसके वायुमंडल का हिस्सा है। यानी अलग से आपको क्या देखना, सौर कलंक क्या है, सौर आंधी क्या है, और सौर ज्वाला क्या है, ठीक है। तो हेडिंग दिएगा आप लोग, सौर। देखिए, जैसे ये सूर्य है और ये क्या है, पृथ्वी। अच्छा ये बताइए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है?
8 मिनट 18 सेकेंड। यानी सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में, और प्रकाश की गति कितना है? प्रकाश की गति 3 लाख मीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये चीज़ तो क्लियर है आपको? अब आप हमें ये बताइए, जो क्या पृथ्वी जो है सूर्य का गोल चक्कर लगाता है या इधर वृत्ताकार लगाता है चक्कर, मतलब अर्धवृत्ताकार? गोल लगाता है। गोल लगाता तो सबसे एक जैसा ही होता है ना हमेशा। तो कभी कभी सूर्य मान लीजिए जब ऐसे घूम रहा है, तो इसका मतलब है कभी सूर्य ज़्यादा दूर पे होगा, कभी कम दूरी पे होगा। जो सबसे ज़्यादा दूरी पर जब होता है उसको क्या कहते हैं? अपसोर, यानी एपीहेलियन। तो एपीहेलियन, PHE, यानी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे ज़्यादा दूरी होता है उस समय को क्या कहते हैं? एपीहेलियन, यानी अपसोर। ये कब होता है? 4 जुलाई को। इसमें दोनों के बीच की दूरी होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर या मीटर, किलोमीटर, यानी सबसे ज़्यादा दूरी होती है तब। और जो सबसे कम दूरी होती है, यानी कब? 3 जनवरी, उसको कहते हैं हम लोग उपसोर, यानी पेरिहेलियन। और इसमें इसकी दूरी होती है 4.7 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, यानी पृथ्वी जो है जब सूर्य से ज़्यादा दूरी कब होता है? 4 जुलाई को। और इस स्थिति को क्या कहते हैं? अपसोर। इसमें इसकी दूरी हो जाती है 15.1 करोड़ किलोमीटर। और सबसे नज़दीक होता कब? 3 जनवरी को, 14.7 करोड़ किलोमीटर। तो आपके हिसाब से गर्मी इस समय ज़्यादा लगना चाहिए कि इस समय ज़्यादा गर्मी लगना चाहिए? क्यों? नहीं, जनवरी के महीने में जो हम लोगों को गर्मी कम क्यों लगती है? क्योंकि सूर्य नीचे किस में, दक्षिणी गोलार्ध में है ना, मकर रेखा के पास रहता है ना वो। हम लोग तो कर्क रेखा पर रहते हैं, तो वहाँ से रोशनी में दिक्कत होता है ना। हाँ, दक्षिण जो गोलार्ध में उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है, अपसोर, उपसोर, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। अब बाकी आगे भी आएगा जब हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे तब। तो यहाँ आप लोग लिखिए, और अगर होगा तो ये चित्र भी बना सकते हैं आप लोग।